जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टडी विद तन्नू में। आज के क्लास में दोस्तों हम लोग झारखंड जीके के अंतर्गत झारखंड का धरातलीय स्वरूप पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो झारखंड पुलिस, जेएसएससी सीजीएल हो गया, जेपीएससी हो गया या झारखंड दरोगा, जिसका भी कुछ समय में वैकेंसी आने वाला, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि धरातलीय स्वरूप होता क्या है। तो धरातलीय स्वरूप का मतलब होता है उस क्षेत्र की स्थलाकृति या भूभाग किस प्रकार की बनी हुई है, कैसे बना हुआ है, वो इम्पोर्टेंट होता है। स्थलाकृति जिसमें कि हम लोग उस क्षेत्र की पर्वत, पठार, मैदान, नदी, घाटी सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये हुआ धरातलीय स्वरूप। आगे हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड के धरातलीय स्वरूप का निर्माण छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का सर्वप्रमुख योगदान है। तो झारखंड का जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का हिस्सा है और यह भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग है। और ये भारत का कौन सा भाग है? तो उत्तर पूर्वी भाग, प्रायद्वीपीय पठार। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जो झारखंड है वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी भाग से सम्मिलित है। इसका विस्तार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ राज्य से सीमा साझा करते हैं। तो झारखंड जो है टोटल 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो 5 राज्य हैं उड़ीसा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ये सभी जिला से सीमा साझा करता है झारखंड। और झारखंड की जो पठारी क्षेत्र है वो किस प्रकार की उसका स्वरूप है? तो सीढ़ी नुमा स्वरूप है। झारखंड की पठारी भूभाग का स्वरूप सीढ़ी नुमा है। छोटा नागपुर पठार का निर्माण मुख्यतः लावा के जमाव से हुआ है। तो छोटा नागपुर पठार का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? लावा के जमाव, यानी कि ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है उससे जो लावा निकलती है उसके द्वारा निर्माण हुआ है। इस पठार की चट्टानें आग्नेय चट्टानों का बृहद पैमाने रूप से होता है। और यहाँ किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है? आग्नेय चट्टान पाई जाती है। झारखंड में आर्कियन कालीन चट्टान की अधिकता पाई जाती है। झारखंड में लगभग 90% भाग पर आर्कियन क्रम की चट्टान ही पाई जाती है। मृदा तथा छिद्रता में कमी मृदा तथा छिद्रता में कमी तथा ढाल के कारण जल अंतः स्पंद की दर से कम होती है। और ये हमारा जो झारखंड है वो सीढ़ी नुमा क्षेत्र है, जिस कारण से क्या होता है कि इस क्षेत्र में जल का जमाव नहीं हो पाता है और जल बह जाता है। भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है। और इस क्षेत्र में अधिक से अधिक चट्टान होने के कारण क्या होता है कि धरातल के अंदर जल का प्रवेश नहीं हो पाता है, जिस कारण से इसमें भूमिगत जल की कमी पाई जाती है। छोटा नागपुर पठार जो है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 760 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी समेत शिखर, जिसको हम लोग पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जानते हैं, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर या फीट में 4478 फीट है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये पारसनाथ पहाड़ी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित प्रत्येक एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर होता है। तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ पहाड़ी, जिसको हम लोग समेत शिखर भी बोलते हैं, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर और फीट में तो 4478 फीट। नेक्स्ट हम लोग अब झारखंड के धरातलीय स्वरूप का विभाजन देखते हैं कि किस प्रकार से झारखंड की स्थलाकृति है। एक एक करके हम लोग देखते हैं, अनेक प्रकार की है। उसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पाट क्षेत्र के बारे में। पाट क्षेत्र पाट क्षेत्र जो है ये मुख्य रूप से झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र इसको माना जाता है। इस भाग का निर्माण योसिन काल में हुआ है। और पाट क्षेत्र का निर्माण कब हुआ है? योसिन काल में हुआ है। पाट क्षेत्र का मतलब होता है समतल जमीन, और पाट क्षेत्र का मतलब क्या होता है? समतल जमीन। पारसनाथ के अतिरिक्त यह झारखंड का सबसे ऊंचा भाग
है। इसका विस्तार रांची के उत्तर पश्चिम हिस्से से लेकर पलामू जिले के दक्षिण हिस्से तक है। तो पाट क्षेत्र जो है इसका निर्माण कब हुआ? इयोसीन काल में हुआ है। और पाट का मतलब होता है समतल जमीन, और यह पारसनाथ के अलावा झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। और ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो रांची पलामू जिले में पाया जाता है। और पाट क्षेत्र जो है उसकी आकृति किस प्रकार की है? तो उसकी आकृति है त्रिभुजाकार। किस प्रकार की आकृति है? त्रिभुजाकार आकृति है। याद रखिएगा, आकृति जो है पाट क्षेत्र का त्रिभुजाकार है। और पाट का अर्थ होता है समतल जमीन। इसका शीर्ष दक्षिण में तथा आधार उत्तर में है। इसका शीर्ष जो है वो शीर्ष, अब इसको हम लोग फिगर में देख लेते हैं। तो ये रहा फिगर, इसमें जो ये आधार जो है वो शीर्ष में है, मतलब ऊपर की साइड में है, और जो इसका शीर्ष है वो नीचे के साइड में है। यही इसमें बोला जा रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस क्षेत्र की ऊपरी भाग, इस क्षेत्र की जो सबसे ऊपरी भाग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टाड़ बोलते हैं। और सबसे निचला भाग को दोन बोलते हैं। तो पठारी क्षेत्र का सबसे ऊंचा भाग को क्या बोला जाता है? टाड़ बोला जाता है। और सबसे नीचे वाला भाग को दोन कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है। पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसतन ऊंचाई 900 मीटर है और फीट में 3000 फीट है। कि जो पाट क्षेत्र है उसकी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो 900 मीटर और फीट में 3000 फीट। झारखंड के तीन सबसे ऊंचे पाट, झारखंड में तीन मुख्य रूप से ऊंचे पाट है, वो है नेतरहाट पाट, गणेशपुर पाट और जमीरा पाट। तो सबसे ऊंचा पाट कौन सा है? नेतरहाट का पाट, ये सबसे ऊंचा है। उसके बाद गणेशपुर का पाट है और जमीरा का पाट। तो याद रखिएगा कि झारखंड में जो पाट क्षेत्र है उसमें सबसे ऊंचा कौन सा है? नेतरहाट पाट, उसके बाद गणेशपुर पाट और फिर जमीरा पाट। और पाट का अर्थ क्या होता है? समतल जमीन। और यह पारसनाथ के अतिरिक्त भारत मतलब झारखंड का सबसे ऊंचा भाग माना जाता है। और ये मुख्य रूप से रांची के उत्तर पश्चिम हिस्से और पलामू जिले के दक्षिण हिस्से में पाई जाती है। और इसकी आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार की आकृति है। और पाट क्षेत्र की सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? टाड़ बोलते हैं। और निचली भाग को दोन कहा जाता है। आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट धरातलीय स्वरूप में है रांची का पठार। अब रांची के पठार के बारे में पढ़ते हैं। रांची का पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। क्वेश्चन आता है कि झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन सा है? तो क्या होगा? रांची का पठार। यह समुद्र तल से औसतन 600 मीटर इसकी ऊंचाई है। और हम लोग देखें कि पाट क्षेत्र की औसतन ऊंचाई कितनी थी? तो 900 मीटर। और जो रांची का पठार है उसकी ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर, 1970 फीट ऊंचाई वाला क्षेत्र है। रांची की पठार जो है इसकी आकृति किस प्रकार की है? तो चौकोर आकृति है। और हम लोग पाट क्षेत्र में किस प्रकार की आकृति देखे थे? चतुर्भुजाकार था जो पाट क्षेत्र था। और रांची का पठार चौकोर आकार का है। इस पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदी पठारे के किनारे पर ढाल के कारण जलप्रपात का निर्माण करती है। आप लोगों को पता है कि झरनों का शहर रांची को कहा जाता है क्योंकि इसमें एक तो बहुत सारी नदी का उद्गम स्थल है और यहाँ से बहुत सारी मतलब यहाँ बहुत ज्यादा जलप्रपात पाया जाता है, जिस वजह से झारखंड में रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से ये जो है जलप्रपात बूढ़ा घाघ ये तो लातेहार में है। उसके अलावा हुंड्रू, दसम जोन्हा, गौतम बुद्ध ये प्रमुख रूप से रांची में पाए जाते हैं। और जो बूढ़ा घाघ है ये कहाँ पाया जाता है? लातेहार जिला में है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाघ, जिसको हम लोग लोध जलप्रपात भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब हजारीबाग
का पठार के बारे में पढ़ते हैं। तो रांची के पठार के बारे में जाने कि ये सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है रांची का, मतलब झारखंड का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र रांची का पठार है। और इसकी जो समुद्र तल से औसतन ऊंचाई 600 मीटर है और इसकी आकृति जो है वो चौकोर आकृति है। और इस क्षेत्र से मुख्य रूप से बहुत सारे नदी का उद्गम होता है, जिस कारण से जलप्रपात का निर्माण अधिक होता है और इस वजह से ही रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग अब हजारीबाग की पठार के बारे में पढ़ते हैं। तो हजारीबाग का जो पठार है उसको दो पार्ट में बांटा जाता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं इसके बारे में। एक है ऊपरी हजारीबाग का पठार। तो हजारीबाग का पठार जो है उसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, जिसमें एक है ऊपरी हजारीबाग का पठार और निचली हजारीबाग का पठार। इसका विस्तार रांची पठार के समानांतर हजारीबाग जिले में होता है। तो ये जो ऊपरी हजारीबाग का पठार है पर ये हजारीबाग के दक्षिणी भाग में स्थित है, जो कि रांची के पठार से सटा हुआ है। धरातल में यह रांची के पठार के साथ जुड़ा हुआ है और दामोदर नदी के कटाव के कारण रांची के पठार से अलग होता है। तो ये क्वेश्चन बना था कि ऊपरी हजारीबाग का पठार मतलब दामोदर नदी के कटाव के कारण कौन कौन से पठार अलग होते हैं। तो एक तो रांची का पठार वो हजारीबाग के पठार से अलग होता है। इस पठार की समुद्र तल से औसतन ऊंचाई कितना है 600 मीटर। हम लोग देखें रांची का भी 600 मीटर है, उसके बाद हजारीबाग का पठार का भी 600 मीटर है ऊपरी हजारीबाग का, और निचली हजारीबाग का जो औसतन ऊंचाई जो है 450 मीटर है। अब हम लोग निचली हजारीबाग के पठार के बारे में पढ़ते हैं। यह हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में विस्तृत है। इस क्षेत्र जो है हजारीबाग के उत्तरी भाग में है, ऊपर वाला क्षेत्र में है, जिस कारण से ये क्या है छोटा नागपुर का हिस्सा नहीं है, जिस कारण से इसको बोला जाता है बाह्य पठार का क्षेत्र। तो निचला हजारीबाग पठार को बाह्य पठार का क्षेत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र है उससे बाहर अवस्थित है, जिस कारण से इसको बाह्य पठार कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस क्षेत्र में गिरिडीह के पठार पर बराकर नदी घाटी के निकट पारसनाथ की पहाड़ी अवस्थित है। तो ये जो निचला हजारीबाग है इसी क्षेत्र में जो पारसनाथ की पहाड़ी है वो अवस्थित है। और इसकी ऊंचाई हम बता चुके हैं कि पारसनाथ जो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है 1365 मीटर या फिर 4478 फीट में हम लोग इसकी ऊंचाई को मापते हैं। यह अत्यंत कठोर पाइरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित हुआ है। इस क्षेत्र का निर्माण किससे हुआ है, तो कठोर पाइरोक्सी ग्रेनाइट से निर्माण हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं राजमहल का पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्र के बारे में। हजारीबाग का हम लोग पढ़ चुके हैं, रांची का भी पढ़ लिया और पाट क्षेत्र भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, राजमहल के पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्र। यह असमान नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र से निर्मित हुआ है। तो इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो नदी घाटी के द्वारा और मैदानी क्षेत्रों के द्वारा। यह पठारी क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 150 से 300 मीटर ऊंचा है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितना है 150 से 300 मीटर के बीच। इस क्षेत्र में स्थित राजमहल पहाड़ी बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत है और यहाँ जो राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र विस्तृत है वो बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में है। राजमहल पहाड़ी का विस्तार दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज जिला में हुआ है। तो जिला याद रखिएगा कि कौन कौन सा जिला में हुआ है, तो दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज जिला में हुआ है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तृत पाया जाता है और जो राजमहल क्षेत्र है उसका विस्तार कितना किलोमीटर क्षेत्र में है, तो 2000 किलोमीटर क्षेत्र में
है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। इस क्षेत्र में नुकीली पहाड़ी का स्थानीय नाम टोंगरी है, और इस क्षेत्र का जो नुकीली पहाड़ी है उसका स्थानीय नाम क्या है? टोंगरी है। और इसका गुंबदनुमा पहाड़ी को बोला जाता है डोंगरी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजमहल क्षेत्र का जो पहाड़ी भाग है, नुकीली पहाड़ी भाग है, उसको किस नाम से जाना जाता है, स्थानीय नाम? तो वो है टोंगरी। और वहीं गुंबदनुमा पहाड़ी को किस नाम से जानते हैं? तो डोंगरी नाम से जानते हैं। चाईबासा के मैदान के क्षेत्र में सर्वप्रथम मैदानी क्षेत्र में जो पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। तो चाईबासा जो क्षेत्र है वो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। चाईबासा के मैदान में दालमा की श्रेणी, दालमा आप लोग को पता है कि किसके लिए फेमस है? ये हाथी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, दालमा घाटी या दालमा की श्रेणी। पूर्व में ढालभूम की श्रेणी, दक्षिण में कोल्हान, पश्चिम में सारंडा वन, और झारखंड की सबसे बड़ी वन कौन सी है? सारंडा वन है। पश्चिमोत्तर में पोरहाट, मतलब ये बताया गया है कि इसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट था दोस्तों कि जो सारंडा वन है ये झारखंड का सबसे बड़ा वन है, सारंडा वन, और ये काफी घना भी है और काफी विस्तृत क्षेत्र में इसका विस्तार है। इसके अतिरिक्त इसके दक्षिण में अजय नदी घाटी है, और राजमहल पहाड़ी क्षेत्र जो है उसके दक्षिण में कौन सी नदी पाई जाती है? तो अजय नदी। अब हम लोग इसको एक बार मैप में भी देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए कि किस प्रकार से हमारा जो धरातलीय स्वरूप है उसको बांटा गया है। उत्तरी कोयल बेसिन, तो हमारा नदी जो है झारखंड की प्रमुख नदी में से उत्तरी कोयल भी एक मुख्य नदी है। उसके बाद देख लीजिए कि निचला जो हजारीबाग का पठार है वो हजारीबाग के उत्तर में स्थित है, वहीं ऊपरी हजारीबाग कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग के दक्षिण में स्थित है। और दामोदर नदी बेसिन जो है, दामोदर नदी बेसिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि ऊपरी हजारीबाग का पठार और रांची के पठार को अलग कर रहा है। उसके बाद इधर जो पाट क्षेत्र है, गुमला नेत्रहाट वाला क्षेत्र, उसको बोलते हैं पाट क्षेत्र। फिर राजमहल क्षेत्र इधर देख लीजिए, जिला तो पढ़ा चुके हैं, ये रहा पूरा मैप। तो ये रहा रांची का पठार, इसके जस्ट दक्षिण में क्या है? सिमडेगा का पठार, पोरहाट का पठार, चाईबासा, कोल्हान। तो कोल्हान आप लोगों को पता है कि हम लोग का न्यू प्रगना है, जो हम लोग का 5 प्रगना है उसमें से कोल्हान जो है सबसे नया प्रगना है। तो हम लोग वो सभी पढ़ेंगे कि झारखंड में कितने प्रगना है और कौन सी प्रगना में कौन कौन से जिले आते हैं, ये सभी भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लगा। थैंक यू, जय हिंद।